हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टाइम सेवर कोर्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरेन। टाइम सेवर कोर्स की खास बात क्या है कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसी थ्योरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरेन। पहला चैप्टर है पार्ट 2 जो एनसीईआरटी की बुक होती है क्लास 12 की उसका। ठीक है, सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरेन होता क्या है और वो कहाँ से डिराइव होके आता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हेलो एल्केन और हेलो एरेन जो है वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होके आता है। ये आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें आर वाले पार्ट में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, हमारे लिए हाइड्रोकार्बन है। अगर इस हाइड्रोकार्बन में से मैंने एक H को निकाल के एक हेलोजन को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, एक H को निकाल के एक हेलोजन को जोड़ दिया, तो यहां पर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, RX निकल के आएगा, जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। यहां पर एक हेलोजन भी हो सकता है, दो हेलोजन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। उसी हिसाब से इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन और इसी तरह से पॉली हेलो एल्केन। जिस तरह से हमने अल्काइल वाले पार्ट में से हाइड्रोजन को निकालकर हेलोजन जोड़ा और उसको क्या बोला, हेलो एल्केन बोला। सिमिलरली अगर मैं AR मतलब अराइल वाला पार्ट, AR वाले पार्ट में से हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पर X को जोड़ता हूं तो यहां पर क्या आएगा, एरोमेटिक हैलाइड आएगा, एराइल हैलाइड आएगा, जिसको बोला जाता है हेलो एरेन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेलो एल्केन और इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन। इसको बोलेंगे हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरेन काफी तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे कैसे, अगर एक हेलोजन आता है तो मोनो हेलो एरेन, दो हेलोजन आते हैं तो डाई हेलो एरेन, तीन हेलोजन आते हैं तो ट्राई हेलो एरेन। सिमिलरली हेलो एल्केन को भी मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, नंबर ऑफ हेलोजन लगे होने पर। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर, ये सारे के सारे मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। किसकी डिग्री निकालेंगे, हेलोजन की डिग्री निकालेंगे कि वो प्राइमरी हेलाइड होगा, सेकेंडरी हेलाइड होगा या टर्शियरी हेलाइड होगा। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो हेलोजन है यहाँ पर वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजन आप लोग मेरे हिसाब से सब जानते होंगे कि हेलोजन यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यहाँ पे सभी हेलोजन होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन की डिग्री देखनी है हमको। हेलोजन की डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कार्बन की डिग्री से। कौन सी डिग्री के कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है, वो डिग्री हो जाएगी हमारी हेलोजन की। अगर यहां पर 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, और कार्बन की डिग्री किस तरह से देखते हैं, कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। यहां पर आप देखोगे तो ये कार्बन जो है केवल एक R ग्रुप से अटैच हो रखा है, यानी कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है साहब, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। सिमिलरली अगर यहां पर देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, यानी कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का कार्बन है। और 2 डिग्री का कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। सिमिलरली अगर यहां पर कार्बन इसको देखोगे तो 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको टर्शियरी हैलाइड बोला जाता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। बात समझ में आती है। सिमिलरली अगर मैं AR वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पर AR वाले पार्ट के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बेंजीन से जुड़े एक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हैलाइड होगा। अगर यहां पर बेंजीन से जुड़े 2 कार्बन से, मतलब यहां पे इस कार्बन को देखो, यहां से एक अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर 2 अराइल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं, तो ये सेकेंडरी हैलाइड हो गया। सिमिलरली अगर आपको 3 डिग्री हैलाइड बनाना है तो वहां पर कितने R ग्रुप होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन बेंजीन का हो गया, 2 अल्काइल का भी हो सकता है, 2 अराइल का भी हो सकता है, तो 3 डिग्री अराइल हैलाइड हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे बात करते हैं वो देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात करेंगे तो यहां पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो रखे हैं, यहां पे सारे सिग्मा बॉन्ड रखे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ
लोन पेयर, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4। इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 4 यहां पर सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल हैलाइड है। यहां पर भी इस कार्बन को देखेंगे तो इससे सिग्मा बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और sp3 कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगेन ये कैसा है, sp3 अल्काइल हैलाइड है। यहां पर भी इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी कैसा है, sp3, ये भी sp3 अल्काइल हैलाइड है। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल हैलाइड 3 कैटेगरी में डिवाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। वो किस बेसिस पे है कि कार्बन की डिग्री क्या है, कार्बन की डिग्री से जो भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस भी डिग्री के कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्काइल हैलाइड की डिग्री हो जाएगी। सिंपल बात समझ में आती है। तो ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट्स में आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अराइल हैलाइड और हेलो एरेंस। अराइल हैलाइड और हेलो एरेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड जिस तरीके से अपन बात कर रहे थे कि आर ग्रुप से अगर एक्स ग्रुप अटैच है तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और अगर एरोमेटिक रिंग से हेलोजन अटैच है, चाहे एरोमेटिक रिंग पे कुछ भी ग्रुप आ जाए, हमें तो सिर्फ हेलोजन को फोकस करना है। अगर एरोमेटिक रिंग पर डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो रखा है तो उसको हम लोग अराइल हैलाइड भी बोलते हैं या फिर हम हेलो एरेन भी बोलते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस भी कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और यहां पर ये कैसा है, पाई बॉन्ड। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का वैल्यू अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का वैल्यू 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है साहब, इस हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का sp2। और यहाँ पर sp2 कार्बन से हेलोजन अटैच है, एरोमेटिक रिंग से हेलोजन अटैच है, इसलिए इसको हेलो एरेन बोला है। यानी कि एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से अगर हेलोजन अटैच होगा तो उसको अराइल हैलाइड बोला जाएगा या हेलो एरेन बोला जाएगा। अब इस एरोमेटिक रिंग पे भले ही कोई सा भी मैं ग्रुप लगा दूं, चाहे मिथाइल लगाऊं चाहे इथाइल लगाऊं, मेरा फोकस किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन पे होगा। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, अराइल हैलाइड बोला जाएगा। ये सब क्लासिफिकेशन है, नाम है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड सिंपली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो अल्काइल हैलाइड है, एरोमेटिक रिंग से अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो अराइल हैलाइड है। इसी तरह से एक होता है अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान से देखोगे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, sp3। डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से अगर आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, अलाइलिक हैलाइड बोला जाता है। बेसिकली अलाइलिक ग्रुप कौन सा है, ये पूरा ग्रुप अलाइलिक ग्रुप है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको अलाइल ग्रुप बताता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH ये जो होता है आपका, ये ग्रुप होता है अलाइल ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है, अलाइल ग्रुप बोला जाता है। अगर इस अलाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैंने यहां पर हेलोजन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपली अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। हमें कौन से कार्बन को फोकस करना है, अगेन मैं बोल रहा हूं, हमें फोकस करना है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पर इसको बना के बताता हूं आपको कि यहां पर क्या हो रखा है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन यहां पर बना हुआ है और इससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको बोला जाता है अलाइलिक हैलाइड, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, अलाइल बोला जाता है। चाहे ये ओपन चेन में हो चाहे रिंग में हो। यहां पर रिंग में देखते हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़े sp3 कार्बन से, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, अलाइलिक हैलाइड है। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई अलाइलिक हैलाइड की। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से सुनते रहें। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। एक हमने देखा था अराइल हैलाइड,
हेलोएरेन, एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड में डिफरेंस होता है। अराइल हैलाइड हमारे लिए क्या था, एरोमेटिक रिंग से, यहां पर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच था। कौन से कार्बन से अटैच था, sp2 से, तो इसको बोला था अराइल और बोला था हैलाइड। अराइल ग्रुप किसके लिए यूज किया है, अराइल ग्रुप इस एरोमेटिक के लिए यूज किया है अराइल ग्रुप, और हेलोजन के लिए हैलाइड यूज किया है, अराइल हैलाइड बोला जाता है। जबकि बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जैसे हमने अलाइलिक हैलाइड डिफाइन किया था, एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज एटम से जुड़े हेलोजन को क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाता है। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ये एक एरोमेटिक रिंग है, इससे जुड़े sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैच है, वो बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैच है। जिस तरह से एक अलाइल ग्रुप होता था वैसे ही बेंजाइल ग्रुप होता है। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, इधर ध्यान देंगे, बेंजाइल ग्रुप होता है आपका ये वाला ग्रुप, ये आपका बेंजाइल ग्रुप होता है। बेंजाइल ग्रुप से हेलोजन अटैच है तो वो कैसा होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अब ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। यहां पर इस कार्बन को देखोगे, ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। कैसा है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन से एक आर ग्रुप और एक कार्बन और अटैच है, यानी कि 3 कार्बन यहां पर डायरेक्टली अटैच है। तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री कैसा है, बेंजाइलिक हैलाइड है। ये कैसा है, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर 2 कार्बन जुड़े होते तो क्या होता, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होता। एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक हैलाइड। जैसे अराइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़े होने को बोला था, वैसे ही विनाइलिक हैलाइड होता है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक था अलाइलिक हैलाइड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के हेलोजन की बात कर रहे थे। यहां पर हम सीधे क्या बात कर रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड से ही जुड़ जाए हेलोजन, जो डबल बॉन्ड से ही जुड़ जाए हेलोजन, उसको क्या बोल देंगे, विनाइल हैलाइड। बेसिकली इस ग्रुप को विनाइल बोला जाता है, CH2CH, इस ग्रुप को विनाइल बोला जाता है। ये विनाइल से अगर मैं हेलोजन को जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, चाहे ओपन चेन में हो चाहे रिंग में हो। यहां पर इस कार्बन को आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, sp2, क्योंकि यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर आपका हेलोजन जुड़ा है, डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर आपका हेलोजन जुड़ा है तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। जबकि एरोमेटिक रिंग से अगर आपका हेलोजन जुड़ा है तो उसको अराइल हैलाइड बोला जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, तो इसको क्या बोला जाता है, विनाइलिक हैलाइड। ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी बता दिया कि sp3 हाइब्रिडाइज कौन से होते हैं, एक तो अलाइलिक हैलाइड होता है और एक अल्काइल हैलाइड होता है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कौन से होते हैं, एक अराइल हैलाइड होता है और विनाइल हैलाइड होता है। ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और क्लासिफिकेशन पूछ सकता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉली हैलाइड हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन कितने जुड़े हुए हैं उस बेसिस पे। ठीक है, अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरेन की। हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरह से हेलो एल्केन हेलो एरेन को क्लासिफाई किया जाता है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ऑलरेडी क्लास 11th में हम लोगों ने काफी ज्यादा IUPAC पढ़ा हुआ है। IUPAC के लिए आपको किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम आपको अगर लिखना है तो उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है वो हमें जाननी पड़ेगी। उसमें होता है एक तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है हमारा वर्ड रूट, एक होता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। देखो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर पोस्ट करके नोट डाउन करते रहना। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए रुका रहूं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, देखो सिंपल तरीका है, आप लोगों को पोस्ट करना है और नोट डाउन करना है। जब मैं समझा रहा हूं तब सुनना है, पोस्ट करना है और नोट डाउन करना है। जो भी अगर 1 आवर की लेंथ का अगर वीडियो है तो आपको 1.5 आवर्स लगेंगे पूरा का पूरा नोट डाउन करके अच्छे से नोट्स बनाने में। ठीक है ना। यहां पर IUPAC नेम जो है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इन 5 भागों में, इन 5 पार्ट्स में किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखा जा सकता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है हमें, सब्स्टिट्यूएंट का नेम
क्या बताता है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये हमें नेम और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है पेरेंट कार्बन चेन जो है वो साइक्लिक है या फिर असाइक्लिक है, साइक्लिक है या फिर असाइक्लिक है। वर्ड रूट क्या बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन मौजूद है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन यहां पर मौजूद है। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पेरेंट कार्बन चेन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। हालांकि मैं ये सिर्फ रिवाइज के तौर पे बता रहा हूँ, ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिल चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। 2 डिग्री सफिक्स, जब कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो 2 डिग्री सफिक्स हमारा पिक्चर में आएगा। बात समझ में आती है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए हेलो एल्केन हेलो एरेन की बात चल रही है, तो हेलो एल्केन हेलो एरेन जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमें देखने को मिलेंगे, जिसको बोला जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, जब मैं बोलूँ कि पोज करके नोट डाउन कर लेना तो कर लेना, मैं ये पूरा डिलीट कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन कौन से होंगे, ये सारे के सारे हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि हेलोजन ग्रुप जो होता है वो बेसिकली एल्केन चेन पर किसकी तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। और कौन कौन बिहेव करते हैं, और बिहेव करता है आर ग्रुप। आर ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्काइल। अल्काइल का मतलब अगर 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मिथाइल, इथाइल, सब सारी बातें हम देख चुके हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स की अगर मैं बात बताऊं आपको कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, ये तो हो गया हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर मैं यहां पर आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात बताऊं, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक नेचर की है या फिर असाइक्लिक नेचर की है। अगर पेरेंट कार्बन चेन हमारी ओपन चेन है यानी कि असाइक्लिक नेचर की है तो कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें यूज नहीं करना है। लेकिन अगर साइक्लिक नेचर की है तो साइक्लिक नेचर की होने की वजह से हमें क्या यूज करना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है। दैट्स इट, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है। वर्ड रूट क्या होता है, उसके लिए मुझे यहां पर इधर देख लो, इधर आ जाएगा। वर्ड रूट क्या होता है, इधर देख लो। वर्ड रूट होता है हमारा कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन मौजूद हैं। अगर 1 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, मिथ। 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, इथ। 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, प्रोप। 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, पेंट। ये सब हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन। ये सारे के सारे वर्ड रूट होते हैं। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स के लिए मैं यहां पर आप फटाफट से ये 2 डिग्री प्रीफिक्स नोट कर ले। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फटाफट से 2 डिग्री प्रीफिक्स नोट कर लें। यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। 1 डिग्री सफिक्स बेसिकली हमारे लिए होता है, देखो इस चैप्टर में बता रहा हूं, अगले चैप्टर में मैं ये 1 डिग्री सफिक्स वगैरह नहीं बताऊंगा। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन सैचुरेटेड है यानी कि ओपन चेन है और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो हम यूज करते हैं एन। याद आ गया होगा आपको। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन यूज करते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो डाई इन यूज करते हैं, इसी तरह से 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई आइन यूज करेंगे। और अगर 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम यूज करते हैं इन और आइन, जहां पर हम ई को निपटा देते हैं क्योंकि 2 वोवल कभी भी रिपीट नहीं हो सकते IUPAC के अंदर, उसके पहले वाला वोवल हमेशा चला जाता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर वाई तो वोवल है ही नहीं, लेकिन वाई में वोवल का साउंड आ रहा है, इन आइन। क्या साउंड आ रहा है, इन आइन। तो यहां पर आई का साउंड आ रहा है इसलिए पहले वाला निपटा दिया, तो ओवरऑल यहां पर क्या लिखा जाएगा, इनाइन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है तो इनाइन लिखा जाएगा। बात समझ में आती है। ये पूरा ब्यौरा था कि IUPAC नेम को आपको कैसे लिखना है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरेन का। बात समझ में आती है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से IUPAC नेम लिखते हैं। तो एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं इसको पूरा। चलो यहां पर इरेज कर दिया मैंने।
चलो ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरेन का। हेलो एल्केन हेलो एरेन का IUPAC नेम लिखना है हमको। IUPAC नेम लिखने के लिए दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। अगर आपको ये आता है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने से। तो पैरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं कि पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करना है। पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते वक्त आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। किसको प्रेफरेंस देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को। आपकी पैरेंट कार्बन चेन में ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर आपकी दो पैरेंट कार्बन चेन ऐसी आ रही है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बराबर मात्रा में आ रहे हो तो फिर आपको वो चेन चूज करनी है जिसमें कार्बन ज्यादा संख्या में आते हो। फिर अगर आपके कार्बन भी बराबर आते हो तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किसमें है, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसमें है। तो मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम होने चाहिए पैरेंट कार्बन चेन में, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए पैरेंट कार्बन चेन में, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होने चाहिए। पहला प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड को देना है। अगर किसी कार्बन चेन में 10 कार्बन आ रहे हैं और किसी में 4 ही आ रहे हैं लेकिन मल्टीपल बॉन्ड 4 वाली में ज्यादा आ रहे हैं तो हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ये तो हुआ पैरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन का तरीका। नेक्स्ट तरीका बताता हूं मैं आपको नंबरिंग का। नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग करनी है आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल से। नंबरिंग किससे करनी? ये सब रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है, ये सब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल से आपको नंबरिंग करनी है। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है? मिनिमम नंबर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को देना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं मल्टीपल बॉन्ड को भी कवर करते हुए चल रहा हूं, तो मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, हमारे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाता है तो उसके बाद हमारा फोकस होगा सब्स्टिट्यूएंट में। मिनिमम नंबर गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट, मिनिमम नंबर गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट, फिर हमारा फोकस सब्स्टिट्यूएंट पे होगा। बात समझ में आती है? तो मिनिमम नंबर पहले तो मल्टीपल बॉन्ड को देना है, फिर मिनिमम नंबर किसको देना है? सब्स्टिट्यूएंट को देना है। ये आपका क्राइटेरिया होगा पैरेंट कार्बन सिलेक्शन चूज करने का और नंबरिंग करने का। इसी के बेसिस पे हम IUPAC कर पाएंगे। खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो इरेज कर देते हैं इसको। चलो आ गया भैया पेन अपना, ठीक है ना? तो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर चल रहा है अपना। IUPAC में हम लोग देखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरेन में पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना सीख लिया, नंबरिंग करना सीख लिया। अब एग्जांपल्स करने हैं अपने को। तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल किस किस फॉर्मेट में मिलेंगे, यहीं पे मैं आपको कॉमन नेम लिखना भी सिखा दूंगा कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Cl लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर IUPAC नेम लिखते वक्त हमें पैरेंट कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ गए। नंबरिंग हमें इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देते हुए यहाँ पे नंबरिंग की है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो 1 नंबर पे क्लोरो लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करेंगे और सैचुरेटेड है तो N यूज करेंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर नाम हो जाएगा। अगर मैं आपको कॉमन नेम की बात बताऊं तो कॉमन नेम जो होता है वो क्या होने वाला है? यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं यहाँ पर कॉमन नेम में। अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। हेलोजन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या है? कॉमन नेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। सिमिलरली और एग्जांपल्स देखते हैं। CH3 यहाँ पर Cl लिख दिया, ठीक है। CH3CH यहाँ पर Cl लिख दिया। तो यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। आप लोग पोज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पोज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 2 पे यहाँ पर क्लोरो लिखा हुआ है तो 2 क्लोरो
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहूंगा तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं, और 3 कार्बन का आइसो है इसलिए आइसोप्रोपाइल, और पीछे क्या लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CH2CH CL ठीक है, CH3CH2CH CH3। यहाँ पर अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें और कॉमन नेम लिखना चाहें तो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम के लिए हमें क्या चूज करना होगा, पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी होगी। नंबरिंग इस तरह से करनी है जिससे मिनिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिले। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सैचुरेटेड है इसलिए एन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, 2 डिग्री पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इस ग्रुप का नाम होता है सेकेंडरी। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसको बोला जाता है। ब्यूटाइल को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्शरी। उसमें से मैंने सेकेंडरी वाला एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर उसी में से कोई एक। बाकी आप लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी तो आपको एक बार देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। आईयूपीएसी नेम और आपको कॉमन नेम यहाँ पर लिखना है। इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम आप बहुत सिंपली लिख सकते हो, कॉमन नेम भी आपको लिखने की कोशिश करनी है। ये फटाफट से आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं और एग्जाम्पल्स लिख पाऊँ। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते रहो। मैं और एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका यूपीएससी नेम और इसका कॉमन नेम हमें देखना है। इसका यूपीएससी नेम और इसका कॉमन नेम हमें देखना है। आप चाहो तो पोज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका यूपीएससी नेम और इसका कॉमन नेम देखना है। हाँ भाई, फोर्थ वाला आपने एग्जांपल सॉल्व किया होगा। फोर्थ वाला एग्जांपल में पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते होंगे, तो ये हमने पेरेंट कार्बन चेन चूज की है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पे यहाँ पर क्लोरो लगा हुआ है तो 2 क्लोरो, और 2 ही नंबर पे यहाँ पर मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो 2 पे क्या लगा हुआ है साहब, मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पर इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। कॉमन नेम की बात करें तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन का 3 डिग्री है, इसको बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोला जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल बोला जाता है। और टर्शियरी ब्यूटाइल के पीछे क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। आइसो ग्रुप तो मैंने आपको बता ही दिया, 3 कार्बन में आइसो ग्रुप कैसा दिखता है, वैसे ही 4 कार्बन में भी आइसो ग्रुप दिखेगा। सेकेंडरी बता दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बता दिया। अब यहाँ पर सारे एग्जांपल्स में डिफरेंट वेरायटी के लेने वाला हूँ। सारे एग्जांपल 5th 6th 7th यहाँ पर डिफरेंट वेरायटी के। आप खुद से ट्राई करें 5th 6th 7th को एक बार, और ये पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर ले। मैं इसको रब कर रहा हूँ। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है डिफरेंट वेराइटीज की, वो सारी कवर मैं कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका यूपीएससी नेम लिखना है। तो यहाँ पर 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 क्लोरो इथीन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। देखो मैं 1 इधर से भी दे सकता था, 2 इसको भी दे सकता था, लेकिन मैंने मल्टीपल बॉन्ड को तो मिनिमम दे ही दिया, साथ के साथ मैंने हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम दे दिया। अगर मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को मिनिमम दे सकता हूं, तो मैं वो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। यहां पर कॉमन नेम लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो तो उसको विनाइल ग्रुप बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, विनाइल बोला जाता है। तो विनाइल क्लोराइड इसका आईयूपी कॉमन नेम हो जाएगा। 6th वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो पोज करके ट्राई करना है।
कैसे ट्राई करना है, पोज करके ट्राई करना है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग इस तरह से करनी है जिससे हमारे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिले, फिर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को भी दे पाए तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। यहाँ पर 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे लिए नहीं थी। अगर मैं उधर से देता तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिल जाता। तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है इसलिए प्रॉप। और यहाँ पर जो एल्कीन लिखी हुई है वो कहाँ लिखी हुई है उसका नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो 1 नंबर, जो भी नंबर मिलता है मल्टीपल बॉन्ड को, 1 भी मिला 2 भी मिला, उसमें से हमें कौन सा देना है, मिनिमम नंबर देना होता है। तो प्रॉप 1 नंबर पे हमारी क्या लगी हुई है, एल्कीन लगी हुई है, तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेशन के लिए भी रखे हुए हैं, तो आप टेंशन ना लें, मैं वहाँ पर भी आपको डिस्कस कर लूँगा। IUPAC जो भी एग्जाम्पल छूट जाएंगे वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम में यहाँ पर बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या होगा, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि अलाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अलाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, अलाइल ब्रोमाइड। उसको विनाइल क्लोराइड बोला था, इसको क्या बोलेंगे, अलाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। बात समझ में आती है। 7th और 8th एग्जाम्पल में आप कम से कम IUPAC नेम तो लिख के बता दें। कॉमन नेम में फिर आपको बताऊंगा, कॉमन नेम ऑब्वियस सी बात है आप लोग नहीं कर पाएंगे। 5th और 6th को आप पोज करके नोट कर लें, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ उसको। यहाँ पर और एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। इसका IUPAC और इसका कॉमन नेम दोनों देखेंगे। हाँ जी, 7th वाला एग्जाम्पल जो है उसमें आपने पेरेंट कार्बन चेन ये चूज करी होगी, पक्की बात है। नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको दिया होगा, क्योंकि नंबर 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे होते हैं तो उनको साथ में लिख दिया जाता है, दोनों का नंबर मेंशन करते हुए, और डाई लगा के लिख दिया जाता है। तो 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है तो इथ, सैचुरेटेड है तो क्या लिखेंगे, एन। 1,1 डाई क्लोरो इथेन। यहां पर जो कॉमन नेम होगा, जब भी एक कार्बन पे 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, जब भी एक कार्बन पे 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसको बोला जाता है बेसिकली जैम। क्या बोला जाता है, जेमिनल बोला जाता है। एक कार्बन पे 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसको जेमिनल बोला जाता है, और जेमिनल को जैम लिख देते हैं हम शॉर्ट में। तो ये बेसिकली जेम डाई हैलाइड है। क्या है, जेम डाई हैलाइड है। तो इस जेम डाई हैलाइड का कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा, क्योंकि ये 2 कार्बन का है तो यहां पर यूज करेंगे इथाइलिडीन। अगर एक ही कार्बन का होता तो मिथाइलिडीन यूज करते, 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन यूज करेंगे। और पीछे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, इसलिए इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर 3 कार्बन का होता तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। बात समझ में आती है। 8th वाला एग्जाम्पल में नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, तो 1,2 यहां पर क्या लगा हुआ है, डाई क्लोरो, और डाई क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे, इथेन। यहां पर एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए थे, नंबर मेंशन करना जरूरी है। अगर आप यहां पे नंबर मेंशन नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो दोनों कहां लगे हुए हैं। तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका नाम था इथाइलिडीन क्लोराइड, इसको बोलते थे जेम डाई हैलाइड। अगर अगल बगल वाली पोजीशन पे 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, एडजेसेंट पोजीशन पे 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, या फिर VIC भी लिख देते हैं। शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, VIC, और क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड उनको बोला जाता है। ठीक है, यहां पर इथाइलिडीन क्लोराइड इसके लिए यूज किया था जब अलग अलग कार्बन पे एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्या यूज करेंगे, इथाइलिन डाई क्लोराइड। यहां पर डाई वर्ड का यूज किया है, यहां नहीं किया, यहां पर अंडरस्टूड है। ये जो इथाइलिडीन वाला पार्ट लिखा हुआ है ये क्लियरली मेंशन करता है कि एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जबकि ये क्या मेंशन करता है कि अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। बात समझ में आती है। ये तो थे नॉर्मल अल्काइल वाले पार्ट।
अब बात आती है अराइल वाले पार्ट की। तो अराइल वाले पार्ट का IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। ये हमारा एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग पर हमारा क्या लगा हुआ है, हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो जब एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इस एरोमेटिक रिंग को हम लोग पैरेंट कार्बन चेन बोलेंगे और इस पैरेंट कार्बन चेन के लिए क्या लिखेंगे, बेंजीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है तो पीछे क्या लगा देंगे, 1 क्लोरो बेंजीन। 1 लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही पोजीशन है, जहां से भी लगी होगी उसी को नंबर 1 देने वाले हैं। यहां पर कॉमन नेम भी इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 2-2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो यहां पर नंबरिंग देनी जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर देंगे। तो यहां पर नंबरिंग क्या होगी, 1,2 डाई क्लोरो, 1 पे और 2 पे 2 क्लोरो लगे हुए हैं तो 1,2 डाई क्लोरो और पीछे क्या लगा देंगे, बेंजीन। जब भी बेंजीन रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, चाहे सिमिलर हो चाहे अलग अलग हो, चाहे सिमिलर हो चाहे अलग अलग हो, अगर वो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 1,2 पोजीशन पे आते हैं, यहां पर मैं बताता हूं आपको कि यहां पर कोई ग्रुप आ रहा है और इसके रेस्पेक्ट में कोई ग्रुप यहां पे या यहां पे आ रहा है तो उसको बोला जाता है ऑर्थो, जिसको शॉर्ट में O से लिखा जाता है। अगर यहां पे या यहां पे आ रहा है तो उसको क्या लिखा जाता है, मेटा लिखा जाता है। और अगर यहां पे आ रहा है तो उसको क्या लिखा जाता है, पैरा लिखा जाता है कॉमन नेम के अंदर। तो यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन आ रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। अगर यही दोनों क्लोरीन मेटा पे आए होते तो मेटा क्लोरोबेंजीन और पैरा पे होते तो पैरा क्लोरोबेंजीन, है ना। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन। ये आपका सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर था हेलो एल्केन हेलो एरेन का। आगे चल के हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन में और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए इतने ही है, ठीक है ना। इतने से आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, पहले मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन हेलो एरेन की, उसके बाद मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जो है हेलो एल्केन हेलो एरेन की, उसमें जो मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी वो यूज हो रहे हैं। NCERT ने पहले दिया हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें समझते हुए चलना है क्योंकि वहां पर SN1 SN2 का बहुत ज्यादा रोल होगा, इसलिए हम पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। उन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हम केमिकल रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, आइसोमेरिज्म जो होता है चेन पोजीशन, वो सारी की सारी बात यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जिसका पहला टॉपिक है हमारे लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली होते क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, पहली बात तो आइसोमर्स क्या होता है, 2 डिफरेंट कंपाउंड जिनका क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स की बात की है तो यहां पर क्या क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। लेकिन जब अपन 3D में ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो 3D में ओरिएंटेशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ये सारी बातें हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह पढ़ते वक्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। स्टीरियो आइसोमर्स, यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर की बात हो रही है जो कि हमारे लिए नया टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है वो मैं बता देता हूं। पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे वो स्टीरियो आइसोमर का पार्ट होगा। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम शॉर्ट में PPL बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PPL बोलते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो PPL के रेस्पेक्ट में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, एक सिस था, एक ट्रांस था। वहां पर सिस और ट्रांस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के अबाउट हम बात कर रहे थे, यहां पर किसके अबाउट बात कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब सर पंगा यह है, प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि NCERT ने सिर्फ लिख के दे दिया है। NCERT ने सिर्फ वहां पे लिख के दे दिया है, मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर एक लाइट ली हुई है, लाइट सभी दिशा में फैलती है, सारी डायरेक्शन में लाइट होगी। ये लाइट का सोर्स है। जब मैं इसको किसी प्रिज्म से पास करूंगा, एक निकोल प्रिज्म से पास करूंगा, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जिसको निकोल प्रिज्म बोला जाता है। ये छन्नी का काम करेगा और ये जितनी भी डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसको केवल एक पाथ में, एक प्लेन में डाइवर्ट कर देगा, एक प्लेन वाली लाइट को निकाल देगा, बाकी की सारी लाइट को क्या कर देगा, गायब कर देगा, बाकी की सारी लाइट को गायब कर देगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मान लो आपकी कोई खिड़की है, घर की विंडो है, उसमें आपने कर्टेन लगाया हुआ है, उस कर्टेन को अगर आप बीच में से एक चिरार लगा के फाड़ दो तो उसमें से एक डायरेक्शन में लाइट निकल के आएगी, एक प्लेन में पूरी की पूरी लाइट निकल के आएगी। वैसा
ही ये निकोल प्रिज्म यहाँ पर काम कर रहा है। सभी डायरेक्शन में जो लाइट गई हुई है निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद वो लाइट केवल एक डायरेक्शन में डेविएट हो गई है, एक ही डायरेक्शन में प्लेन में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। ये आपका लाइट का सोर्स है और इस लाइट के सोर्स को निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर आप किसी सॉल्यूशन से पास करते हो, किसी सॉल्यूशन ट्यूब से पास करते हो, यहां पर सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ यहां पर ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन की जो लेंथ है वो डेसीमीटर में है, इस जो सैंपल ट्यूब की लेंथ है वो डेसीमीटर में है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन C ग्राम पर ml है। अब जैसे ही इस सॉल्यूशन से मैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूंगा, यहां से मुझे 3 तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक क्या मिलेगा कि लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई, एक क्या मिलेगा लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई, एक क्या मिलेगा लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई। यहां पर लाइट डेविएट हुई है क्लॉकवाइज, यहां पर लाइट डेविएट हुई है एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर लाइट डेविएट ही नहीं हुई, यहां पर कोई थीटा में चेंजेस नहीं है, थीटा वैसा का वैसा है। अगर आपकी लाइट डेविएट होती है अपने पाथ से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डेविएट होती है, तो उन सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट डेविएट नहीं होती है अपने पाथ से, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन होता है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है, इसमें या तो ये लाइट को घुमाएगा या फिर ये लाइट को नहीं घुमाएगा, या तो ये लाइट को घुमाएगा या ये लाइट को नहीं घुमाएगा। अगर ये लाइट को घुमाता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो यहां पर ये लाइट को घुमाएगा ही नहीं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। देखो इस सॉल्यूशन का इस पीपीएल के प्रति डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है, या तो घुमा रहा है या तो नहीं घुमा रहा। तो यहां पर जो डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है किसी कंपाउंड्स का, एक कंपाउंड भरा हो उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा भरा उसका एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। सेम ही कंपाउंड अगर भरा तो उसका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, केवल ओरिएंटेशन चेंज किया है मैंने ग्रुप्स का। जो भी ग्रुप्स में लूंगा उसके ओरिएंटेशन को चेंज करने पर अगर लाइट का रोटेशन चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसे बिहेवियर को क्या बोला जाता है? ऐसे बिहेवियर रखने वाले कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑब्वियस सी बात है, उन आइसोमर्स में क्या होने वाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होने वाला है, केवल ओरिएंटेशन जो है ग्रुप्स का वो मैंने डिफरेंट कर दिया, जिसकी वजह से इस सैंपल ट्यूब में उनको रखने के बाद डिफरेंट बिहेवियर वो शो करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर लाइट को रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लाइट को रोटेट नहीं करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्मॉल डी या प्लस से डिनोट किया जाता है, लाइट को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्मॉल एल या माइनस से यहां पर शो किया जाता है। स्मॉल डी क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल एल क्या होता है? लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो यहां पर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। लाइट को घुमा रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को नहीं घुमा रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सैंपल सॉल्यूशन जो है हमने भरा हुआ है, 3D में ओरिएंटेशन डिफरेंट रखा है, डिफरेंट बिहेवियर पीपीएल का देखने को मिल रहा है, तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाएगा। अब देखो इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा सेंटर जिससे जुड़ी हुई 4 वैलेंसीज डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एक कार्बन लिया हुआ है, इससे मैंने A, B, X और Y ये 4 डिफरेंट ग्रुप जोड़ दिए, तो इस सेंटर को जो बोलूंगा, इस सेंटर को एस्ट्रिक से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? एस्ट्रिक से डिनोट करूंगा। और ये सेंटर मेरे लिए कैसा होगा? ये सेंटर मेरे लिए कायरल सेंटर होगा। यही सेंटर मेरे लिए असिमेट्रिक सेंटर होगा, और यही मेरे लिए स्टीरियो सेंटर भी होगा, यही मेरे लिए स्टीरियो सेंटर भी होगा। अगर किसी भी एटम से जुड़ी हुई 4 वैलेंसी डिफरेंट होती है तो वो हमारे लिए कैसा होता है? कायरल सेंटर। ना सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन भी हो सकता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो,
हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रीटियम हो, या 4 डिफरेंट ग्रुप हो और एक लोन पेयर हो, 3 डिफरेंट ग्रुप एक लोन पेयर हो, तो लोन पेयर को भी एक डिफरेंट ग्रुप माना गया है। यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने कायरल सेंटर होंगे? एक कायरल सेंटर होगा। बात समझ में आती है? इसी तरह से अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर के पास यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर मान लो मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया और यहां पर इस ऑक्सीजन को 18 वाला लिख दिया। क्या लिख दिया? 18 वाला। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम क्या है? यहां पर आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स को भी डिफरेंट ग्रुप माना गया है और लोन पेयर को भी डिफरेंट ग्रुप माना गया है। सभी को डिफरेंट ग्रुप मानते हुए हमने नाइट्रोजन को क्या बोल दिया कि वो एक असिमेट्रिक सेंटर, एक कायरल सेंटर रखता है। सिमिलरली यहां पर देखेंगे ड्यूटेरियम एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, ऑक्सीजन एक अलग ग्रुप है और ऑक्सीजन 18 एक अलग ग्रुप है। तो यहां पर भी ये कैसा है? कायरल सेंटर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहां पर कितने कायरल सेंटर होंगे? तो हमें क्या करना है? हर एक कार्बन के पास, हर एक एटम के पास जाके देखना है कि उससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो जब मैं इस कार्बन के पास गया तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हो नहीं सकता, ये हमारे लिए कायरल सेंटर होगा क्योंकि यहां पर मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और ये पूरा ग्रुप कैसा है? डिफरेंट है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे बात करूं, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी हमारे लिए कायरल सेंटर होगा। इसके अलावा यहां पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं होंगे। तो कायरल सेंटर कितने हैं? इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर यहां पर मौजूद है। यानी कि चारों वैलेंसी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। किसी कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर होता है वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ कंपाउंड हैविंग single chiral center then it is optically एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा। वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा। यहीं पे एक वर्ड मैंने आपको बताया, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब जिससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसी कैसी होती है? डिफरेंट होती है, उसको कायरल सेंटर बोला जाता है। सिमिलरली एक वर्ड होता है कायरल या कायरलिटी। तो कायरल और कायरलिटी क्या होता है? फटाफट यहां पर आप पोस्ट करके नोट डाउन करें, इसको पोस्ट करके नोट डाउन करें, पूरी बात नोट डाउन करें। यहां पर मैं आपको बताता हूं कायरलिटी क्या होती है। देखो यहां पर अगर मैं कायरलिटी की बात बताऊं या कायरल कंपाउंड की बात बताऊं कि कायरलिटी क्या होती है या कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको SN1 SN2 रिएक्शन पढ़नी है तो आपको ये सारे वर्ड्स जो भी मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं सीधे सीधे इनको यूज़ कर लूँगा। कायरल कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। एक बार मेरे तरफ देखेंगे सभी बच्चे, अगर मैं इस हाथ की मिरर इमेज लेता हूं तो इस हाथ की मिरर इमेज क्या आएगी? ये आएगी। इस हाथ की मिरर इमेज लेता हूं तो इस हाथ की मिरर इमेज क्या आएगी? ये आएगी। क्या ये वाला हाथ इस वाले हाथ पर सुपर इम्पोज हो पा रहा है? क्या ये वाला हाथ इस वाले हाथ पर सुपर इम्पोज हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ये हाथ कैसा है? कायरल है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है तो वो कैसा होगा? कायरल ऑब्जेक्ट होगा। वो कैसा होगा? कायरल ऑब्जेक्ट होगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये बॉटल है, अगर इस बॉटल का मिरर इमेज लेता हूं तो दूसरी बॉटल आएगी। क्या वो बॉटल इस पर सुपर इम्पोज हो पाएगी? लेबल वेबल पे ध्यान ना दें, सिर्फ बॉटल पे ध्यान दें। क्योंकि ये बोतल सिमेट्रिकल शेप का है तो वो बोतल जो दूसरी होगी वो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी। अगर वो सुपर इम्पोज हो जाएगी तो ये बोतल कैसी है? अकायरल है, ये कायरल नहीं है। इसी तरह से कंपाउंड में भी बात चलती है, इसी तरह से कंपाउंड्स में भी बात चलती है। तो यहां पर बात क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या होगी कायरल की? दोज कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images of each other are known as chiral compounds।
उनको क्या बोला जाएगा, कायरल कंपाउंड्स बोला जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, सुपर इम्पोजेबल नहीं हो पाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कायरल कंपाउंड्स। और जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, अकायरल कंपाउंड्स। जो सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, अकायरल कैसे होते हैं, सुपर इम्पोजेबल होते हैं, जबकि कायरल कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। कायरल कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे लिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं और ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल कंपाउंड्स और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज है। कायरल कंपाउंड्स और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो पाते हैं, जबकि अकायरल कंपाउंड्स या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, अकायरल, और जो नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कायरल बोला जाता है। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया मेरे हाथ का, बॉटल का। उसी तरह से कंपाउंड्स में भी देखने को मिलेगा कि कौन से कायरल होते हैं और कौन से अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। देख सकते हैं अपन। वैसे तो फटाफट से आप डेफिनेशन को नोट डाउन करो ताकि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको कि किस तरह से सुपर इम्पोज होगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा। कंपाउंड के केस में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी से ही कंपाउंड को उठा लेता हूँ, यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर CH3 में भी क्या करते हैं अपन, डैश पर लिख देते हैं उसको। यहाँ पर एक वेज बनाते हैं, वहाँ पर CH3 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक H ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक Br ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राहेड्रल शेप का होता है, तो एक डैश और एक वेज होगा और बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, प्लेन में होंगे। पसंद में आती है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूँ, यहाँ पर एक मिरर रखता हूँ, तो मिरर में कैसा दिखेगा, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या दिखेगा, मिथाइल, और यहाँ पर भी क्या दिखेगा आपको, मिथाइल। अब आपको ये सोचना है, क्या इस मिरर इमेज को उठा के मैं इस पर रखूंगा तो सुपर इम्पोज होगा? अगर इसको मैं रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, रोटेट करना अलाउड है। बात को समझना, अगर मैं इस बॉटल को लेता हूं, मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, मैं इसको कितना ही रोटेट कर लूं, रोटेट करना अलाउड है। रोटेट करने पर भी अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस हाथ की मिरर इमेज लेता हूं, ये वाली, इस हाथ की मिरर इमेज लेता हूं, तो कभी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना ही रोटेट कर लो, चाहे आप कितना ही रोटेट कर लो, सेम टू सेम नहीं आ पाएगी। अगर इस कंपाउंड को मैं रोटेट करता हूं 180 डिग्री से, इस कंपाउंड को जो मिरर इमेज आई है, तो इसका कैसा बनेगा, 180 डिग्री रोटेट करने पर हाइड्रोजन इधर, Br इधर। इस कंपाउंड को यहां से मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया है, पूरा का पूरा घुमा दिया ऐसे, जैसे अपन बचपन में वो नहीं घुमाते थे, भवरा ववरा घुमाते थे ऐसे करके, वैसे इसको घुमा दिया। तो हाइड्रोजन Br उधर चला गया, और मिथाइल कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, और दूसरा मिथाइल कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। एज इट इज सेम कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया? तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पर कायरल सेंटर ही नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स जहां पर कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप थे, तो वहां पर क्या आएगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आएंगी। तो ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, ये कंपाउंड कैसा है हमारे लिए, अकायरल है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज क्या आ रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आ रही है, और इसी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। जबकि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड ले लेता हूँ जिसके पास कायरल सेंटर है, यहाँ पर CH3 ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, जब मैं इसका मिरर इमेज लूँगा तो मिरर इमेज क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5। अब आप इसको कैसे भी रोटेट कर लो, ये कभी भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर इसके पास क्या है, कायरल सेंटर है, और जब किसी के पास सिंगल कायरल सेंटर होता है, आप उसको कितना ही रोटेट कर लो, वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको रोटेट कर भी लोगे 180 डिग्री से, तो हाइड्रोजन यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ पर, पीछे क्या चला जाएगा, C2H5 चला जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। जब इसको मैं रोटेट करूंगा तो CH3 तो आगे आ जाएगा, C2H5 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एज इट इज नहीं बन पाया, डैश पर यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ वेज पर मिथाइल आ गया, तो ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। यानी कि ये कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इम्पोजेबल।
मिरर इमेज है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये कैसी होंगी, कायरल होंगी। ये दो एग्जांपल्स हैं जिससे आपको कायरल और अकायरल का पता चल जाता है। बात समझ में आती है। कायरल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टिकली एक्टिव इंपॉर्टेंट बात है, कायरलिटी इंपॉर्टेंट बात है। सबकी डेफिनेशन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएं विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एनेंटियोमर्स की। क्या डेफिनेशन है एनेंटियोमर्स की? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? बिल्कुल कायरल कंपाउंड की तरह डेफिनेशन है। कायरल कंपाउंड क्या होते थे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। उसी तरह से ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनेंटियोमर बोला जाता है। ऐसे कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनेंटियोमर बोला जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर क्या ले लेते हैं? ET ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग OH ले लेते हैं और यहाँ पर NH2 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक रैंडम कोई भी कंपाउंड उठा लिया। यहाँ पर इस कार्बन को देखोगे तो चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट हैं, यानी कि ये कायरल सेंटर है। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH, यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ET। ET मतलब इथाइल। क्योंकि यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, आप इसको कितना ही रोटेट कर लो, क्या ये कभी इस पे सुपर इम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है। और अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है, तो उन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एनेंटियोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज है और कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, उनको क्या बोला जाता है? एनेंटियोमर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। अब एनेंटियोमर्स की कुछ खास बात होती है। यहाँ पर देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कैसा है? सेम है। केवल मैंने 3D में क्या किया? ग्रुप्स को डिफरेंट कर दिया। यहाँ OH NH2 राइट में लगा हुआ था, यहाँ OH NH2 लेफ्ट में लगा हुआ है। तो फर्क क्या होगा? फर्क सुनना ध्यान से। क्या इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी या सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे सॉल्युबिलिटी हो। भैया जब आइटम ही सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसे होने वाली है? मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कैसे होने वाले हैं? सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पर एटम्स कैसे हैं? सेम टू सेम है। यहाँ तक कि ये जो लाइट को रोटेट करेंगे, कौन सी लाइट को? प्लेन पोलराइज लाइट को। जब मैं इस कंपाउंड को सैंपल ट्यूब में डालूंगा और जब इस कंपाउंड को सैंपल ट्यूब में डालूंगा तो दोनों लाइट को जो रोटेट करेंगे वो सेम एंगल से रोटेट करेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा? एक रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एक रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एनेंटियोमर्स केवल डिफरेंट होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने में। तो यहाँ पर ये एनेंटियोमर्स की सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है कि एनेंटियोमर्स जो होते हैं वो हमेशा कायरल कंपाउंड होंगे, क्योंकि कायरल कंपाउंड ही नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल कायरल सेंटर है तो उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। क्या पॉसिबल होते हैं? दो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, और वो दो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सिंगल कायरल सेंटर है तो उसकी मिरर इमेज बनेगी, और वो मिरर इमेज कैसी बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, जो कि कायरल होगी, और उनको क्या बोला जाएगा? एनेंटियोमर्स बोला जाएगा। एनेंटियोमर्स की क्या सेम होती है? सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब सेम होता है। यहां तक कि एंगल ऑफ रोटेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मैग्नीट्यूड की बात करिए तो सर डिफरेंट क्या होता है? दोनों को डिफरेंट क्यों बोला? दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। व्हाई? क्योंकि लाइट को जो रोटेट करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन जो करेंगे, एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोज करके नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है डायस्टीरियोमर। अगर एक अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। एक और हमें जानकारी लेनी है, जैसे हमने एनेंटियोमर के बारे में जानकारी ली, वैसे ही हमें डायस्टीरियोमर के बारे में भी जानकारी लेनी है। ये भी स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है। ये भी स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है। एक पार्ट हो गया एनेंटियोमर। जो भी एनेंटियोमर नहीं होंगे, जो भी स्टीरियो आइसोमर एनेंटियोमर नहीं होंगे, वो सारे क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। एनेंटियोमर के लिए क्या बोला था कि वो मिरर इमेज होती हैं, लेकिन कैसी मिरर इमेज होती हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोज हो जाती है तो क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। लेकिन ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज जैसा लेना देना ही नहीं रखते, क्या नहीं रखते भैया?
मिरर इमेज जैसा लेना देना ही नहीं रखते, वो क्या होंगे, डायस्ट्रीमर्स होंगे एक दूसरे के। ऐसे कंपाउंड जिनका मिरर इमेज जैसा कोई लेना देना नहीं है वो क्या होंगे, एक दूसरे के डायस्ट्रीमर होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूँ कि ये मैंने सिस लिखा हुआ है और ये मैंने ट्रांस लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप को कहाँ रखा हुआ है, सेम साइड। यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप को कहाँ रखा हुआ है, डिफरेंट साइड रखा हुआ है। दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से दोनों के दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। लेकिन क्या ये इसका मिरर इमेज है, कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डायस्टीरियोमर्स बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एनेंटियोमर नहीं होंगे, जो आइडेंटिकल नहीं होंगे, बचा क्या, डायस्टीरियोमर। तो स्टीरियो आइसोमर तीन तरह के हो सकते हैं, एनेंटियोमर, आइडेंटिकल और डायस्टीरियोमर। आइडेंटिकल तो स्टीरियो आइसोमर होंगे ही नहीं भैया, एक होगा एनेंटियोमर और दूसरा होगा डायस्ट्रीमर। जो एनेंटियोमर हो गया वो डायस्ट्रीमर नहीं हो सकता, जो डायस्ट्रीमर हो गया वो एनेंटियोमर नहीं हो सकता। केवल स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूँ। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp3 है। यहाँ पर देखूंगा तो डायपोल मूवमेंट इधर आएगा, डायपोल मूवमेंट इधर आएगा, क्योंकि sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखूंगा तो डायपोल मूवमेंट इधर आएगा, यहाँ पर देखूंगा तो डायपोल मूवमेंट ऊपर जाएगा, डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट वेरी कर गया और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिव मिक्सचर। हालांकि तीन टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिव मिक्सचर, लेकिन अपन उसको एक ही तरीके से खत्म कर देंगे। देखो कैसे, मान लो मैंने यहाँ पर H लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने Y लिख दिया, यहाँ पर मैंने मिथाइल लिख दिया और यहाँ पर मैंने इथाइल लिख दिया। इसको वेज पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी रिएक्शन के दौरान इस Y वाले ग्रुप को किसी X ग्रुप से रिप्लेस करना चाहता हूं, इस Y वाले ग्रुप को किसी X ग्रुप से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो तीन पॉसिबिलिटी होती है मेरे पास। तीन पॉसिबिलिटी, देखो यार शॉर्ट पे पढ़ रहा अपन, बिल्कुल काम की चीजें पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते रहे। इस Y वाले ग्रुप को मैं किसी X वाले ग्रुप से रिप्लेस करना चाहता हूं तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है। वो तीन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जिस तरफ Y लिखा हुआ है उसी जगह पर X आ जाए, जिस तरफ Y लिखा हुआ है उसी तरफ X आ जाए। ध्यान से देखो, यहाँ पर कायरल सेंटर की बात की है, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिव मिक्सचर की बात केवल और केवल कायरल सेंटर के लिए की जाती है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं की जाती। जहाँ Y लिखा हुआ है उसी जगह पर अगर X आ जाए, उसी डायरेक्शन में अगर X आ जाए तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। यहाँ पर रिटेन होगी, वही पोजीशन आ गई जो Y की थी, वही X की पोजीशन आ गई, इसको बोलते हैं रिटेंशन। अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल इधर, इथाइल इधर और यहाँ पर X इस तरफ आ गया, किधर आ गया, X इस तरफ आ गया। अगर X अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, Y से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में X आ जाता है तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। अगर X अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो उसको इन्वर्जन बोला जाता है। सेम डायरेक्शन में जहाँ Y लगा हुआ था वहीं आता है तो उसको रिटेंशन बोला जाता है। ये है हमारा A, ये है हमारा B। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि X जो है वो दोनों बना रहा है, यानी कि A भी बना रहा है और B भी बना रहा है, A भी बना रहा है और B भी बना रहा है और दोनों को बराबर बराबर मात्रा में बना रहा है, यानी कि इक्वी मोलार मिक्सचर बना रहा है। और इक्विमोलार बना रहा है, आप लोग ध्यान से देखोगे A और B में बीच में मिरर डालोगे, A और B में देखना, A में और B में अगर मिरर डालोगे बीच में तो A और B एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस हैं। एक कायरल सेंटर है दोनों के अंदर, यानी कि दोनों क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। A और B एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंटियोमर्स। तो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर नॉन एज रेसिमिक मिक्सचर, उनको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। इक्विमोलार मिक्सचर जो होता है एनेंटियोमर्स का वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। और ये कैसे होते हैं हमारे लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि A ने लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमाया होगा तो B लाइट को एंटी क्लॉकवाइज उतना ही घुमा देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं।
मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों बराबर बराबर घुमाएंगे तो लाइट घूमेगी नहीं, तो घूमेगी नहीं तो कैसा आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। बराबर बराबर मोल किसी एनेंटियोमर्स के क्या कहलाते हैं, रैसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं ये एनेंटियोमर्स। ये कहानी थी पूरी की पूरी आज के लेक्चर की। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरी की पूरी, है ना, यहां तक नोट डाउन कर लो आप। हाँ भाई नोट कर लिया होगा। अब प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है और आज की क्लास में जो हम लोगों ने बात की है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से अलाइलिक हैलाइड कौन सा है। तो आपको बताया था डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 कार्बन से अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको अलाइलिक बोलते हैं, जबकि ये वाला कैसा है, आपका विनाइलिक है। ये आपका विनाइलिक हैलाइड है, ये आपका अलाइलिक हैलाइड है। तो सिंपली आपको पूरी की पूरी यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अगर आपको सिंपली ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप टिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ABCD नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आप इसी ऑप्शन को उठा के रख देंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो वो पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको अलाइलिक हैलाइड की बताई थी वो डेफिनेशन यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखना है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो IUPAC नेम लिखते वक्त आपको मैंने बताया था पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और दूसरा नंबरिंग, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अपने को पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, जिसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कवर हो जाए। तो यहाँ पर मेरा मल्टीपल बॉन्ड कवर हो चुका है और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस पैरेंट कार्बन चेन को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किस तरफ से देंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो नंबरिंग कहां से देंगे, 1 2 3 4 5। आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखेंगे जिससे आपके गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। तो यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी है 4th पोजीशन पे। अब यहां पर सॉल्यूशन लिखना है आपको। सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है, इसी कंपाउंड को दोबारा यहां पर आपको लिखना है, पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बतानी है। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। फिर यहां पर आपको लिखना है 4th पोजीशन पे मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो 4 मिथाइल हो जाएगा। 5 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, पैरेंट कार्बन चेन 5 की है तो पेंट लिखेंगे। और 2nd पोजीशन पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो आपको एल्कीन की पोजीशन को लिखते हुए आंसर देना है। तो 4 मिथाइल पेंटू इन आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपको करना है। यहां पर वापस से इस कंपाउंड को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहां पर Cl लिखना है, CH3 लिखना है, Cl लिखना है। अब पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किस तरह से करना है, यहां से करना है 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग कर दी मैंने। मिनिमम नंबर मुझे किसको देना था, मल्टीपल बॉन्ड को। मैं यहां से भी दे सकता था, यहां से भी दे सकता था, लेकिन मैंने फायदा उठाया, मेरे सब्स्टिट्यूएंट को भी मैंने मिनिमम नंबर दे दिया। सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दे दिया, 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। 1 3 और 6 पे यहां पर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं। अब IUPAC नेम लिखते वक्त मुझे बस फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 3,6 पे मेरा क्या लगा हुआ है, डाइक्लोरो। मैंने आपको बोला था, जो मैंने वहां एग्जांपल नहीं कराया, मैंने प्रैक्टिस सेशन में लिए हुए हैं। तो 3,6 डाइक्लोरो और 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था इसलिए क्लोरो को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा। और यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स पिक्चर में आएगा क्योंकि यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन हमारी साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे। 6 कार्बन की है इसलिए हेक्स लिखेंगे। और 1st पोजीशन पे इन आ रहा है तो हालांकि 1st पोजीशन पे ही आएगा इसलिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 3,6 डाइक्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बात समझ में आती है। लोवेस्ट लोकेंट रूल लगता है, लोवेस्ट सम रूल जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से की है, ध्यान से देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ट्राई आपको ही करना है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देता जा रहा हूँ, आप पोज करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, पोज करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं कर रहे तो फिर आपकी गलती है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मत देखो। अब यहाँ पर देखो पैरेंट कार्बन चेन हम लोगों ने चूज कर ली है। यहाँ पर 5 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन हमें देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं एक बार के लिए, 1 2 3 4 5। आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, सॉल्यूशन में। फिर पैरेंट कार्बन चेन लिखनी है, कॉपी पेस्ट करके पैरेंट कार्बन चेन चूज कर ली। अब नंबरिंग दोनों तरफ से करेंगे, दोनों में से कोई एक नंबरिंग गलत होगी। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो ब्रोमीन 2nd पे और क्लोरीन 4th पे आ रहा है। नीचे से करने पर भी 2nd और 4th पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ऐसा केस अगर कभी आ जाए कि दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पर सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले और सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नंबरिंग करनी होती है। तो नीचे वाली नंबरिंग गलत होगी, ऊपर वाली नंबरिंग यहां पर सही होगी, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा क्लोरो से। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो।
4 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, और कितने कार्बन है 5, और सैचुरेटेड है इसलिए क्या लगा देंगे एन। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमाइड अटैक्स, ब्रोमीन अटैक्स, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमीन अटैक्स CH2 डबल बॉन्ड CH, ये पूरा देखो ये क्वेश्चन अभी हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अपन इसका आईयूपीएसी नेम देख सकते हैं। आईयूपीएसी नेम बहुत सिंपल यहाँ पर इसका लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे, अभी अपन लोगों ने सिर्फ आईयूपीएसी नेम यहाँ पर सीखा है और कायरल अकायरल की बात सीखी हुई है, तो हम लोग केवल इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। वापिस से इस क्वेश्चन को मैं अगली जब भी मैं ब्रोमीन के अटैक की बात करूंगा वहां पे दोबारा से इस क्वेश्चन को ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को आईयूपीएसी नेम लिखना है, एल्किन और एल्काइन दोनों यहाँ पर लगी हुई है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलते हैं। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलते हैं तो हम एल्कीन की साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ईन जो होता है वो आइन से जीत जाता है। अल्फाबेटिकली ई जो होता है वो वाई से पहले आता है। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है तो पेंट, यहाँ पर 1 पे ईन होगा और 4 पे क्या होगा आइन। हर एक मल्टीपल बॉन्ड को उसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है, लेकिन हमने जो आज पढ़ा है उसके हिसाब से मेरे को ये एग्जांपल अच्छा लगा था, इसका आईयूपीएसी नेम मेरे को बताना था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखो, आईयूपीएसी नेम देखो, आज की क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आईयूपीएसी नेम आया वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सब सिंगल मार्क्स के, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाफट से होते आ रहे हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सीधे, आप लोग खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही करा दिया आपको, अलाइल ब्रोमाइड वाला क्लास में करवाया था, तो आप लोग उसी को देख लें। मैं फटाफट से आंसर लिख रहा हूँ, आप लोगों को डिस्कस करने की मैं नहीं बता रहा यार। 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर बताना है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आईयूपीएसी नेम लिखा हो और हमें स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम हमेशा किसको पकड़ेंगे, हमारी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन लगे हुए हैं। 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, तो यहाँ पर 4 कार्बन हम लोगों ने बता दिए। इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे हमारे एल्कीन लगी हुई है तो सेकेंड नंबर पे हमने एल्कीन लगा दी। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, डाइब्रोमो लगा हुआ है। फर्स्ट पे ब्रोमो लगाओ, फोर्थ पे ब्रोमो लगाओ। अब बाकी की वैलेंसी तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फटाफट पोस्ट करके कॉपी मारे। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 2 क्लोरोफिनाइल, यहाँ पे क्लोरो होगा, क्लोरो 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने आपको बताया हमेशा फोकस किस पे करना है कि पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 8 कार्बन की है, 8 कार्बन की है और पीछे N लिखा हुआ है तो पूरी की पूरी सैचुरेटेड है। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन है। अब इसकी क्या करूँगा मैं, नंबरिंग करूँगा। क्या करूँगा, नंबरिंग करूँगा। ये 8 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन की मैंने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, आयोडो ग्रुप लगा हुआ है, तो फर्स्ट पे मैंने यहाँ पर आयोडीन लगा दिया। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अबे क्या बोल रहा है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस फिनाइल ग्रुप पे सेकंड पोजीशन पे 1 2 इसकी भी तो हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसकी नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, इसकी नंबरिंग हमेशा करेंगे जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसको हमेशा 1 नंबर देना है। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल है, इससे ऊपर का एग्जाम्पल अभी कभी भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर 1 2 क्लोरोफिनाइल, ये तो हो गया आपका 2 क्लोरोफिनाइल, और कहाँ लगा हुआ था, सेकेंड पोजिशन पे लगा हुआ था, और फर्स्ट पोजिशन पे आयोडो ग्रुप लगा हुआ था। तो 2 क्लोरोफिनाइल और 1 पे आयोडो, बाकी का पूरा ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर बनाना है वापस से 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। मैंने आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला एग्जांपल करवाया था ताकि मुझे पता था सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है जनरली। 2 मिथाइल बेंजीन, पीछे क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, यानी कि सारा का सारा खेल किस पे करना है, बेंजीन पे करना है। ये हमारी बेंजीन होगी। बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले तो बेंजीन की। 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर ली। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है,
ब्रोमीन लगा हुआ है, फर्स्ट पे ब्रोमो लगा दिया। फोर्थ पोजीशन पे हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट होता कैसा है, देखो CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। सेकेंड पोजीशन से मैंने यहाँ पर कार्बन को फ्री किया हुआ है, तो बस इसी को जोड़ना है आपको। ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया फोर्थ पोजीशन पे। फिर क्या लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो ये आपका कंपाउंड रेडी हो गया। ठीक है, IUPAC नेम से आपको किस तरह से कंपाउंड लिखना है वो बता दिया मैंने आपको। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ट्राई आपको ही करना है, फिर से बोल रहा हूँ, पोज करें, ट्राई करें, मैं यहाँ पे रुका नहीं रहूँगा। पीछे क्या लगा हुआ है, पेंटेन, 5 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन बना ली। नंबरिंग करेंगे, उसकी तरीका देख लो, हमेशा पैरेंट कार्बन चेन बनाता हूँ, फिर उसकी नंबरिंग कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ पीछे एन लगा हुआ है, यानी कि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। सेकंड पोजीशन पे क्लोरो और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है साहब, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। हो गया भैया हमारा कंपाउंड रेडी। ये आपका कंपाउंड है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कभी भी आपको इस फॉर्मेट में सवाल देखने को मिले जहाँ हाइड्रोजन को चौड़े में लिखा हुआ हो, तो उसको पहले तरीके से लिख दो जिससे आपको आसान लगे सवाल, इतना चौड़े में ना देखें उसको। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए, डबल बॉन्ड लिख दिया, फिर कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है साहब, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर अगला कार्बन जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन से क्या जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली बात है, मल्टीपल बॉन्ड तो हमारा पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए। तो ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए। मैं चाहता तो यहाँ पर क्या चूज़ कर सकता था, ये वाली पेरेंट कार्बन चेन भी चूज़ कर सकता था, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूएंट केवल एक आता। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब बचा है बस नंबरिंग करना। नंबरिंग करने के लिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर देंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को क्या देना होता है, मिनिमम नंबर देना होता है। तो थर्ड नंबर पे ब्रोमो लगा है, सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा है। IUPAC नेम लिखते वक्त हमें क्या फॉलो करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है तो प्रॉप, और प्रॉप के बाद यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा हुआ है, प्रॉप के बाद फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये आपका IUPAC नेम हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अगेन वैसा का वैसा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे फटाफट से पोज करके। हिंट आपको बताई दी है कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को। जो HH लिखे होते हैं उनकी चौड़पन को खत्म कर देंगे अपन। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, मिथाइल और ये ब्रोमीन। लो ये है ये संरचना पूरी की पूरी, ये जो दिख रही है ना आपको स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है बेसिकली। अब ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, इसमें हमें सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन बाकी है। तो पेरेंट कार्बन चेन में हमारा मल्टीपल बॉन्ड और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्बन आने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्बन भी आ गए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए। अब तो बस नाम लिखना बाकी है, उसके लिए नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे जिससे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिले। तो 1 2 3 4 और इसको 5 दे देंगे। IUPAC नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो 4 पे क्या लिखा हुआ है भैया, ब्रोमो, 3 पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और 2 और पीछे क्या लगा देंगे, इन। 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट और पीछे 2 इन लिख देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हेप्टेन बनाएंगे, 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की हेप्टेन। फिर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन पे नंबरिंग कर दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखेंगे सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, वो किससे पता चल रहा है, पीछे जो एन लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है।
ऑब्वियसली बात है, सैचुरेटेड है, एन लिखा हुआ है, सैचुरेटेड ही बनाएंगे। फिर 4 नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल और 3 नंबर पे आयोडो ग्रुप लगाए, 3 नंबर पे आयोडो और 4 नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 3 नंबर पे तो हम लोग आयोडीन लगा देते हैं और 4 नंबर पे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देते हैं। वो कैसा दिखता है, मैं आपको ऑलरेडी आज की थ्योरी वाली क्लास में टर्शियरी ब्यूटाइल वाला स्ट्रक्चर बता चुका हूं कि टर्शियरी ब्यूटाइल वाला स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल वाला स्ट्रक्चर है और 3 नंबर पे यहाँ पे आपका आयोडो लगा दिया मैंने, नोट कर लो पोस्ट करके। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, सिंपल है। पैरेंट कार्बन चेन चूज करेंगे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अब 1 2 और यहाँ पर 3, तो नाम लिखते वक्त IUPAC नाम लिखते वक्त क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो, 2,2 डाइमिथाइल और पीछे क्या लिख देंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सैचुरेटेड है इसलिए एन। तो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल। मैंने बोला था सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आते हो, चाहे एक ही कार्बन पे आए चाहे अलग अलग पे आए, आपको उसकी पोजीशन के साथ उसको लिखना पड़ेगा। एक ही कार्बन पे है चाहे अलग अलग पे है, आपको उसकी पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। चाहे मिथाइल एक ही कार्बन पे आ रहे थे, 2 बार आ रहे थे, तो हमने दोनों बार उसका नंबर लिखा है 2,2 करके, है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो यहां पर ये वर्ड पकड़ना पड़ेगा हमको, साइक्लोहेक्स। ये थोड़ा सा नया है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे, एक तो बेंजीन वाला नया था और बाकी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें ये क्वेश्चन नया आया है कि साइक्लोहेक्स। तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन का नेचर कैसा है, पेरेंट कार्बन चेन का नेचर है साइक्लिक, तो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन बना लिया साहब। अब तो बस इस साइक्लोहेक्सेन की नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग कर ली। 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल। देखो ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है, तो आप सवालों का लेवल देख लो, इसी तरह के सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल लगाना है, तो 1 पोजीशन पे तो हमने लगा दिया क्लोरीन को और 4th पोजीशन में हमने लगा दिया इथाइल ग्रुप को। ये आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सिंपल है। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। एक ही लाइन में मैं आपको जवाब दूंगा कि एक कायरल सेंटर होता है तो वो हमेशा कायरल होता है। कायरल का मैंने आपको इतना सा बताया था कि अगर वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता तो वो कायरल होता है। इस तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको बस देखना है कायरल सेंटर किसमें। इसमें यहाँ पर कायरल सेंटर है क्योंकि यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज कायरल मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखना है। एक तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन चिपकानी है कायरल कंपाउंड की, कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। एक डेफिनेशन चिपकानी है आपको कायरल सेंटर की, कि कायरल सेंटर क्या होता है, और एक बात वो लिखनी है कि सिंगल कायरल सेंटर ऑलवेज कायरल, सिंगल कायरल सेंटर ऑलवेज कायरल। समझ रहे हो नंबर कैसे मिलते हैं, जुगाड़। बोर्ड वाले को क्या चाहिए, कायरल कंपाउंड की डेफिनेशन चिपका दो, कायरल सेंटर की डेफिनेशन चिपका दो, और सिंगल कायरल सेंटर हमेशा कायरल होंगे, ये चिपका दो। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये तो सिंगल मार्क्स के थे, एक लाइन के सवाल थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा भैया, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल देगा। ये देख लो, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछ लिया भैया ने, और 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये तो अभी बता के आया हूँ 1 क्लोरो। पहले तो सेकंड वाला निपटाओ। सेकंड वाला क्या है भैया, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाया था, 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल लगाया था, 1 2 3 4 5 6 अभी बताया, दोबारा नहीं बता रहा। फर्स्ट वाला देखते हैं, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। पीछे बेंजीन वर्ड को पकड़ेंगे, बेंजीन लिख दिए, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। पैरा पे ब्रोमो और क्लोरो लगा हुआ है साहब, तो पैरा पे ब्रोमो और क्लोरो लगा हुआ है, तो पैरा ब्रोमो क्लोरो कैसे लिखते हैं, ये ब्रोमो और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है, तो ये पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। 1,4 पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं, है ना। पोज करके नोट डाउन कर लेना इसको। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोप्टेन, बता चुका हूं ऑलरेडी। देख लो, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटूइन, चलो ये बता देता हूं सेकंड वाला। फर्स्ट वाला ऑलरेडी बता चुका हूं, आज ही की क्लास में बताया है। पेंटूइन की बात कर रहा है तो 5 कार्बन पहले तो यहाँ पे बना लेंगे हम लोग,
ये हमारे लिए 5 कार्बन हो गए, इनकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर एल्कीन बनी हुई है तो सेकंड पोजीशन पे ईन लगा दिया। अब फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमो लगा देंगे और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर मिथाइल लगा देंगे। बाकी की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ये लो, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटूइन का। जब भी स्ट्रक्चर बनाओ साथ के साथ दोबारा उस स्ट्रक्चर में चेक कर लो क्या मैंने सही बनाया। तो कैसे चेक करेंगे, IUPAC नेम दोबारा से लिख के देख लो, पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन दोबारा कर लो, नंबरिंग दोबारा कर लो। अगर वही नाम निकल के आता है तो सही स्ट्रक्चर है, नहीं निकल के आता तो गलत है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये वाला ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापिस से रिपीटेड देख लो, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल है, 3-4 बार तो आ गया ये, ठीक है ना। सेकंड वाला सवाल देख लो, वो थोड़ा सा नया दिख रहा है मेरे को। ये कार्बन है, देखो ये जो है कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है, कंडेंस फॉर्म को एलेबोरेटेड लिखना आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आप 11वीं कक्षा में वापस से शामिल हो जाएं, है ना। 12वीं कक्षा आपके लिए नहीं है। बुरा तो लगता है, हमें भी लगता है, क्या करें, मजबूरियां है। CCl3 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है। ये 3 CCl3 ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब इसको और चौड़े में लिखेंगे थोड़ा सा, है ना। ये तो मैंने कंडेंस से थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म लिखा। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इस कार्बन से भी 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इस कार्बन से भी 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है। सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आ जाएं। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ गए, ठीक है। अब देखो ये सवाल जो है, ये सवाल थोड़ा सा आपका चला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोल देंगे, है ना, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम अलग से लिख देता हूँ मैं, ये क्या होगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल होगा। क्या होगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल होगा। बाकी के सब क्लोरो ही हैं, ये सिर्फ ट्राइक्लोरोमिथाइल होगा। अब लिखना चालू करते हैं, कहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 हेप्ट क्लोरो और फिर इसका नाम लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब ऐसे सवाल नहीं पूछेगा आपसे वो, अब है ना, फर्जी सवाल। ट्राइक्लोरोमिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, खत्म हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। देखो हमने एलेबोरेटेड फॉर्म में लिख लिया। एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता चला कि हर कार्बन पे 3-3 क्लोरीन लगे हुए हैं साहब, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन पे 3-3 क्लोरीन लगे हैं। और फिर हमने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, बाकी सब माल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। नोट कर लो आराम से तसल्ली से। आखिरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में क्या करा, 3 क्वेश्चन एक जैसे डाल दिए, मतलब एक नंबर वाले 3 क्वेश्चन डाल दिए। ये नहीं बताऊंगा, है ना, ये बता चुका हूँ, ब्रोमीन वाला केस था, ये बता देता हूँ। और ये तो क्या ही बताऊँ, ये तो खत्म ही हो गया। ये लो 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो और ब्यूटेन। ये देखो मैं बता तो रहा हूँ, अगर आप सिर्फ चीटिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए था सेशन, ठीक है, आपको ट्राई करना था, पोस्ट कर करके ट्राई करते रहो, ठीक है। सेकंड वाले का IUPAC नेम बताना है। बेंजीन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज ही की क्लास में ऑर्थो वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ पर मेटा वाला एग्जांपल दिया हुआ है। तो 1,3 डाई ब्रोमो और पीछे क्या लगा देंगे, बेंजीन लगा देंगे। 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलो इसका भी बता देता हूँ, इधर से नंबरिंग करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देते हुए। नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। देखो आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर को डिजाइन बना के लिखना इंपॉर्टेंट है, तब जाके बोर्ड में नंबर आएंगे। एक एक डायग्राम को दोबारा सॉल्यूशन में कॉपी करोगे, ऐसे पेरेंट कार्बन चेन चूज करोगे, नंबरिंग करोगे, फिर नीचे स्टाइल में लिखोगे इंग्लिश में कि सेकंड पोजीशन पे BR सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर उसका IUPAC नाम लिखोगे, तब जाके वो खुश होगा। बात समझ में आती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने IUPAC नेमिंग और स्टीरियो आइसोमेरिज्म सीख लिया है कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
स्टीरियो आइसोमेरिज्म चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले चैप्टर की, ठीक है। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जिससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।